हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में फिर आप सबों के लिए हम क्लास 11th के फिजिक्स का एक नया वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आज की इस पेपर में हम जितना क्वेश्चन बताने वाले हैं तकरीबन 10 क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर में हूबहू आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। आपको बता दें कि फाइनल ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दें कि हम इससे पहले आपको पिछले 4 सालों का फाइनल ईयर का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो करा चुके हैं। आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सभी वीडियो का एक प्ले लिस्ट बनाकर लिंक बनाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आप जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी पूरी तैयारी कीजिए। साथ ही उसी लिंक में आपको हम 5 मॉडल सेट जो खुद से तैयार करके आपके लिए हम दिए हैं वो सब वीडियो है। आप चाहते हैं कि सबका हमें पीडीएफ मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, तो आप सबका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग आज ये पेपर देखते हैं। आपको बता दें बच्चों कि आप हमारा मात्र 5 PYQ 4 और 1 आज देंगे तो 5 PYQ हो जाएगा और हमारा 5 मॉडल सेट वाला वीडियो कहीं आप मात्र इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका इस भाई का वादा है कि आपका 40 में से 40 100% आएगा। वैसे आप सबको लग रहा होगा कि कुछ और बता दीजिए, तो हम ज़्यादा नहीं, अब दो से 3 वीडियो ही फिजिक्स का लाएंगे जिसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बस आपको हमारा मात्र 10 वीडियो देखना है। 1-2 और देख लीजिएगा, जो नया वीडियो आएगा तो और अच्छी बात है। आपको बस इतना ही देखना है और आप कुछ भी नहीं पढ़े ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं, इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी आपको कितना वीडियो देखना है, मात्र 10 वीडियो। ठीक है, 5 मेरा मॉडल सेट और पिछले 5 साल का PYQ और सारा वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। सबका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में। सारा प्ले लिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। इसी तरीके से इंग्लिश स्कोर भी जीव लेंगे, 5 साल का PYQ और 5 मेरा मॉडल सेट है ना। तो आप पूरी तैयारी कीजिए, हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जो है वो 100% आपका 40 में से 40 आएगा। आपके इस भाई का वादा है। तो हम लोग कम बातें करते हैं और सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया हिंदी इंग्लिश दोनों में बताइए। हम लोग कुछ हिंदी वाले हैं, कुछ इंग्लिश वाले हैं, तो हम सोचे कि नहीं, आप लोगों का डिमांड रहेगा और ये भाई नहीं पूरा करेगा तो आखिर ये भाई किस काम का है ना। तो अब हमारा जो 2-3 वीडियो फिजिक्स का कहीं आता है ना, छोटा छोटा वीडियो, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा ना। तो किसी को भी टेंशन नहीं लेना है, जब तक हमें आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेना है। और हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे हमें मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तब। ठीक है, तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है। यानी कि इन चारों में से हमें पहचानना है कि कौन हमारा फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेंशन। हम लोग का जो तनाव है ये एक मूलभूत बल या फिर एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। कोई दिक्कत है समझने में? पहला का सही आंसर हो जाएगा 4। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है ना। तो हम इसलिए आपको हम PYQ करा रहे हैं। 5 हमारा मॉडल सेट है, आप इतना कर लेते ना तो कोई आपको ताकत नहीं है जो आपको 40 में से 40 बताने से रोक दे, है ना। और हम बता रहे हैं तो एक बार आप हम पे भरोसा करके देखिए। सिर्फ 11th में ही नहीं, आप 12th में भी हमारे साथ कहीं जुड़े रहते ना तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर साइंस, सब में आपका हमको लगता है कि एकदम 95+ आएगा, है ना। तो खैर आप पहले 11th कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग 12th में बहुत मजा लेंगे। कहता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, यानी कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक है। लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है? डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड का, फिर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, कि दूरी का, समय का, गति का, फिर प्रकाश की तीव्रता का। तो आपका जो लाइट ईयर है ना वो डिस्टेंस का यूनिट है। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है। यानी कि प्रकाश वर्ष मात्रक का, प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। समझ में आ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का पहला। ठीक है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को समझने में, पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं है। 1-2 बच्चे का कमेंट आता कि भैया बढ़िया से पढ़ते का नहीं, आपको पढ़ने भी नहीं आता। क्या करोगे बाबू, नहीं आता है तो। लेकिन आप लोगों को इतना मेहनत करके बता तो देते हैं अच्छा क्वेश्चन, है कि नहीं। हो जाता है यार, दोस्त है तुम लोग, बोल सकते हैं कुछ भी, है कि नहीं। चलिए क्या बोलता है 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। कहने का मतलब कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू। यानी कि आपको पूछ रहा है कि जो वर्क होता है, क्या होता है? वर्क, यानी कि जो कार्य होता है उसका ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो कहता है कि जो आपका 1 जूल होगा, क्या होगा? 1 जूल वो किसके बराबर होगा? तो 10⁻7 अर्ग के बराबर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का तीसरा। कोई दिक्कत है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन, शायद 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम बोलते हैं ना कि देखिए जैक बोर्ड ना हर बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। आप 5 साल का हमारा एक बार कहा मान लीजिए ना, फिर देखिएगा कि गर्दा कैसे उड़ेगा। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनिट ऑफ
एंगुलर मोमेंटम इज, यानी कि जो कोणीय संवेग होता है उसका मात्रक क्या होता है ना। तो आपको बता दें कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। को दिक्कत है तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ये सब याद कर लेना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का, फिर यूनिट निकालने का, निकालेंगे डायरेक्ट याद कर लेना। आप एकदम टेंशन दिमाग में नहीं लेना है, एकदम याद कर लीजिए, हाँ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। यानी कि इन चारों में से हमें चूज करना है कि कौन हमारा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि वेक्टर है ना। तो इन चारों में से हमारा वेक्टर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा इम्पल्स क्या हो जाएगा? इम्पल्स, यानी आवेग हमारा क्या एक वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग को वही तो पूछ रहा है कि कौन हमारा स्केलर नहीं है, तो हमारा यही स्केलर नहीं है, कौन? आवेग, यानी कि इम्पल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? एक दो बच्चे का कमेंट आया था कि भैया आप अच्छा से समझा नहीं पाते हैं ना, ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा क्या? लेकिन नहीं समझ में आएगा ना तो सच्ची कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा और ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक ज़्यादा नहीं तो एक दो बच्चे का कमेंट आया था कि भैया और अच्छा से समझाइए। तो हम तो जितना भी हो पाता है उससे भी ज़्यादा अच्छा से समझाते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं समझ में आता ना तो एक बार आप फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि भैया थोड़ा और समझाइए ना, तो और समझा देंगे आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। कहता है कि इफ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। कहता है देन, कहने का मतलब क्या है कि यदि एन सदिश ये की दिशा में एक एकांक सदिश है तो क्या होगा। कहने का मतलब कि आपका एक यूनिट वेक्टर है जिसका नाम है एन, ठीक है। वो कहता है कि ये यूनिट वेक्टर है ना, वो किसके डायरेक्शन में है? तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तब इन चारों में से हमारा कौन सही हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि जो एन ए है ना, एन यूनिट वेक्टर, ये इक्वल टू हो जाएगा किसका? वेक्टर ए, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। समझ में ना? इसी तरह से हम लोग निकालते हैं किसका? तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमको लगता है कि ना अभी तक हम 5 मॉडल सेट कराए ना, मतलब 5 साल का PYQ कराए ना, जिसमें से हमको लगता है ये 4 साल पूछा गया है ना। बहुत ईजी। देखिए क्या बोलता है। कहता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स, यानी कि बल विस्थापन वक्र में के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है ना। यानी कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है, कर्व मतलब एक तरह से ग्राफ समझिए किसका? तो यहाँ पे मान लेते हैं फोर्स है और यहाँ पे मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हमको कर्व मिलता है नहीं, यहाँ जो ग्राफ हमको बनता है इन दोनों का, वो उसका जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, यानी कि कर्व हमको क्या देता है। तो आपको पता है, देखिए फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको पता है कि W बराबर क्या होता है? F.S। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम कर्व है तो वो क्या देगा? वर्क टर्न देगा। यही कह रहा था, वर्क और फोर्स का कर्व तो हमको क्या देगा? हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। बहुत ईजी है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? वर्क डन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है ना, यानी कि हो जाएगा इसका किया गया कार्य, है ना। चलिए हम लोग के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन है ना, ये भी हमको लगता है कि ये मिला के 2 बार पूछा जा चुका है मात्र 5 साल के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि आप 5 साल का कर लीजिए, 5 मेरा PYQ कर लीजिए, फिर देखेंगे एग्जाम क्या होता है। यार कुछ नहीं होता है एग्जाम, बहुत ईजी होता है। कहता है कि एंगुलर ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इस, कहने का मतलब कि घूर्णी गति में द्रव्यमान के अनुरूप है ना, यानी कि रोटेशनल मोशन में जो मास के ही अनुसार इन चारों में से कौन है, यानी कि मास के ही जैसा कौन है। तो ये जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो आपका जड़त्व आघूर्ण है ना, वो आपके मास के ही अनुरूप है, यानी मास के ही जैसा है, किसमें? तो रोटेशनल मोशन में। कोई दिक्कत है समझने में? तो इसका सही आंसर होगा पहला। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। कितना इजी क्वेश्चन है। कहता है कि पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल। कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है? यहाँ पे कोई बॉडी रहता है, यहाँ पे फिर हम लोग इसको फेंकते हैं ऐसे, है ना, तो इस तरह का डायरेक्शन बनता है। तो ये जो पाथ फॉलो होता है ना, ये जो पाथ बनता है वो किसके जैसा बनता है? क्या स्ट्रेट लाइन बनता है? नहीं, ये तो होगा नहीं। क्या इलिप्स बनता है? नहीं, इलिप्स तो होगा नहीं। सर्कुलर बनता है? सर्कुलर कहाँ होता है? ये तो यहीं बनता है ना। तो हो जाएगा लास्ट वन बच गया पैराबोलिक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि परवलय बनाता है ना, यानी कि जो प्रक्षेप्य द्वारा तय किया गया पथ कैसा होता है? तो परवलय होता है। कोई दिक्कत है समझने में? यानी कि पैराबोलिक होता है। कोई दिक्कत? चलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है ना बच्चों? लेकिन नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि भैया को कम कमेंट करेंगे तो बुरा मान लीजिएगा, हम नहीं मांगने आएंगे, हम खुद में सुधार करेंगे, है ना। बस आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मेन उद्देश्य ये है। हमको मान लेते हैं हम नहीं, हो सकता है कुछ मिस्टेक कहीं हमसे हो जाता होगा, तो कमेंट कर दीजिए, हम उसमें थोड़ा सुधारेंगे। क्या हो जाएगा? आपका ही भाई है ना, थोड़ा बता ही सकते हैं। अब बहुत कुछ बोल रहा होगा भैया आप पढ़ाते कम है, खाली बच्चर ज़्यादा करते हैं। क्या करोगे यार, तुम लोग ही मेरे दोस्त है। चलो अच्छा काम ज़्यादा करते हैं ना। चलो क्या बोलता है 10वां नंबर क्वेश्चन। कहता है कि अ कपल
प्रोड्यूसेस कहने मतलब एक कपल से क्या उत्पन्न होता है, कपल से क्या उत्पन्न होता है ना, बोलता है कि चलो एक यहाँ पे बॉयज है, एक यहाँ पे गर्ल है, इन दोनों में शादी करा देते तो बन जाता है कपल, फिर एक बनता है यहाँ पे छोटा सा नन्हा मुन्ना, है कि नहीं। तो कपल से क्या उत्पन्न होता है, बेबी, यही नहीं नहीं गलत बात, ये गलत है, ऐसा नहीं। को बोलता है कि एक बल युग्म उत्पन्न करता है, यानी कि एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है, एक बल युग्म क्या उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बेबी नहीं गलत बात, क्या हो जाएगा, ओनली रोटेशनल मोशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि केवल घूर्णन गति जो होता है वो प्रोड्यूस करता है कौन, एक कपल, यानी कि एक बल का युग्म। कोई दिक्कत, बहुत को बोल लगा कि भैया बहुत बदमाश है कि नहीं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, कहता है वैल्यू ऑफ जीज, यानी कि जी का मान होता है मैक्सिमम एट पोल, मिनिमम एट पोल, इक्वेटर, या फिर सेम एवरीवेयर, सेम तो होगा नहीं कहीं, मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये भी गलत है। हाँ ये हो सकता है, मैक्सिमम एट पोल होता है कि मैक्सिमम एट इक्वेटर होता है ना। तो 11 का क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी कि जी का मान जो होता है वो कहाँ होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है या फिर विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, यही दोनों में सही हो सकता है। तीसरा और चौथा तो सही होगा नहीं। तो 11 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है कि मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल पर, है ना, यानी कि ध्रुव पर जो होता है वो जी का मान सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इसका सही आंसर होगा पहला, मैक्सिमम एट पोल, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से देखना है। क्या बोलता है, कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि दी सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, कहने का मतलब कि एक बॉडी है ना, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने 12 नंबर का हो जाएगा, मे लाइज विथ इन और आउटसाइड दी बॉडी, है ना, यानी कि एक कोई बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो सकता है, तो वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। कोई दिक्कत है समझने में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत। चलिए हिंदी वाले भी समझ में आ गया ना, बस। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, कहता है इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज, यानी कि स्ट्रेस हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो क्या हो जाएगा रेशियो, क्या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकम जीरो होगा, या फिर रिमेंस कांस्टेंट होगा। यानी कि हुक की जो आपका प्रत्यास्था के नियमानुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है, प्रतिबल बढ़ता है बोले तो स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो प्रतिबल से विकृति यानी कि स्ट्रेस से स्ट्रेन का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर जीरो रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि नियत रहता है। कोई दिक्कत है समझने में। हम लोग कहीं प्रतिबल को बढ़ा भी देते हैं, यानी कि स्ट्रेस को इंक्रीज भी करते हैं, तो रेशियो में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। अब भाई आपके लिए बहुत मेहनत करके जहाँ तहाँ से पीडीएफ खोजता है, आपको इसका कहीं पीडीएफ चाहिए ना, तो हम बोले ना कि आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, हम भेज देंगे, है ना, आज रात को हम भेज देंगे, ठीक है। अब जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों में जुड़ जाइएगा। जो नए बच्चे हैं, बाकी पुराने बच्चे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यार, और नए बच्चे हैं तो वो सब तो और ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हर कोई सपोर्ट कर रहा है। हम मेहनत हल्का से भी करते हैं, अभी आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, पता है। अभी मतलब रेगुलर हमसे कम से कम हमको लगता है 400 स्टूडेंट हमसे रेगुलर जुड़ रहे हैं, वाह, डेली। बहुत खुश हैं यार आपके लिए। पता है अभी शादी में आए, खैर आप बोलिएगा कि रोज़ रोज़ काहे बताते हैं हमको भी जाने मन करता है। आप लोगों को जाने मन करता है क्या, आ जाइए। खैर मेरा शादी नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा आके, वैसे भी बगल में गांव वाला का शादी है कि नहीं, तो मेरा रहेगा तो फिर बुला लेंगे उस दिन आप लोगों को। क्या बोलता है 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि न्यूटन का द्वितीय गति का नियम है ना, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार से इन चारों में से कौन सा इक्वेशन सही होगा ना। इंग्लिश वाले समझ में आ गया ना, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इन चारों में से जो कौन सा इक्वेशन है जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम का है। तो इसका जो 14 का सही आंसर आप लोगों का हो जाना है, वो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इसका लंबा डेरिवेशन होता है, लेकिन इसको याद कर लेना है, एफ इज इक्वल टू dp/dt। क्या होता है dp/dt, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, सही। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए बच्चे बोल रहे होंगे कुछ बच्चे कि खाली बहुत बोलते हैं भैया, हम लोग कम पढ़ाते हैं और आप अपना कहानी ज़्यादा सुनाते हैं, क्या करें यार। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। इन चारों में से कौन हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कौन कंजर्वेटिव बल नहीं है, यानी कौन हमारा संरक्षी बल नहीं है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घूर्णन बल जो है ना आपका, ये एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। कोई दिक्कत है समझने में। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा 15 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि पूर्ण अप्रत्यस्थ संघटक में क्या होता है, यानी कि
इलास्टिक कॉलिजन, यानी कि जो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता है, ये भी क्वेश्चन हमको लगता है कम से कम 2 बार पूछा गया है, ये वाला लेके मात्र 5 साल के अंदर, है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना कि हर एक क्वेश्चन रिपीट करता है। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में होता क्या है, तो इसका जो 16 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, है ना। यानी कि जो मोमेंटम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी दोनों क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं आता, यानी कि दोनों होता है वो संरक्षित रहता है। यानी कि यहाँ पे तीसरा देख लीजिए, हिंदी वाले थोड़ा सा कहता है कि पूर्ण अप्रत्यक्ष संघटन में होगा क्या, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, यानी कि दोनों जो होता है उसमें से कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है कि क्रेन लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100 kg, कहता है अ हाइट 10 मीटर इन 2 सेकेंड, कहता है द पावर ऑफ द क्रेन इज, कहने का मतलब क्या है कि एक क्रेन है ना, वो 20 सेकेंड में क्या करता है, 10 मीटर ऊंचाई तक 100 किलोग्राम एक द्रव्यमान को उठाती है। कहता है क्रेन की शक्ति क्या है, क्या होता है आप सोच लीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्रेन गाड़ी क्या है, एक बड़ा सा यहाँ पे क्रेन गाड़ी है, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए इधर इस तरह से क्रेन होता है ना, इस तरह से यही कुछ कोई भी चीज़ उठा लेता है, तो ये इस तरह से क्रेन गाड़ी, ठीक है। ये क्या करता है कि 20 सेकेंड लगाता है, क्या करता है 20 सेकेंड लगाता है। किस में 20 सेकेंड लगाता है, तो एक 100 ग्राम का क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, 100 ग्राम ऑब्जेक्ट कोई 20 सेकेंड लगाता है कितना दूर उठाने में, तो इसको 10 मीटर तक उठाने में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसको 10 मीटर उठाने में क्रेन को कितना टाइम लगता है, 20 सेकेंड, है ना। और ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 100 kg, 100 kg है, 100 kg, 100 ग्राम नहीं है, 100 kg है। तो बोलता है कि इसका पावर कितना है, तो हम इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, डायग्राम छापे सब बहुत को बोलेंगे इस तरह होता है डायग्राम, कोई बात नहीं, हमको इसी तरह होता है। तो देखिए पावर निकालने का फॉर्मूला होता है mgh/t, डायरेक्ट याद रहेगा आपको। देखिए मास कितना है हम लोग का, 100 kg इंटू ग्रेविटी हम लोग 10 ले लें, कोई दिक्कत 10। चलिए हाइट भी 10 था हम लोग का, चलो 10, और नीचे डिवाइड देंगे टाइम से, कितना से 20। तो देखिए यहाँ पे A0 से A0 गया, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से काट दें इसको, 2 और यहाँ पे 2 5 10 कट गया। अब 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500 हो गया, 500 वाट, कितना हो गया 500 वाट। फोर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। समझ मैंने कैसे किया, कुछ नहीं किए। P बराबर mgh/t, m मास जी बोले तो ग्रेविटी, h मतलब हाइट, t मतलब टाइम, बैठा दिए, सिंपल, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आराम से समझना है, क्या बोलता है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है रे बाबू, बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका, तो एक सर्कुलर रिंग का, वो किसके अबाउट, तो एक एक्सिस है अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर है किसका, तो प्लेन का। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक वृत्तीय वलय के केंद्र तथा इसके समतल के लंबवत किसी अक्ष के जो परिता है वो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया हो जाएगा ना, वो हो जाएगा I बराबर mr²। कोई दिक्कत है, देखिए इसका जो होता है ना वो 4 फार्मूला होता है, कितना फार्मूला होता है, 3 से 4 फार्मूला, और हम आपको 5 साल में तीनों को रिपीट किया है ना। तो आपको हम मतलब जितना क्वेश्चन आपको करा रहे हैं बस उतना कर लेना, ठीक है। आपको उतना दिमाग पे जोर नहीं देना, इसका आंसर आपको याद कर लेना, कितना होगा 2। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब होगा हमारा I = mr², जब आपका सर्कुलर रिंग जो होगा वो किसके अबाउट जो होगा, तो एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर के, है ना, और परपेंडिकुलर होगा किसका, तो प्लेन का। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भी समझ में आ रहा है तो याद कर लेना आपको बस, और एकदम ये देख लेना सेंटर है यहाँ, परपेंडिकुलर इट्स प्लेन है, ठीक है। क्योंकि इतना अभी समय नहीं है आपको कि हम यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन करके समझाएं, है ना, क्योंकि समय कम है। और आप जो है ना ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम ऑफलाइन में आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री कहाँ पढ़ाते हैं, तो हजारीबाग में। कहाँ पढ़ाते हैं, हजारीबाग में, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भी लिख देते हैं यहाँ पे 950, है ना, क्या हो जाता है, और 7994, है ना, 797 हो गया, 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, क्या है 950 799 4797, कोई दिक्कत है, 950 79 94 797, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं कहीं आप हमारा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बच्चे लोग बोल रहे हैं अपना प्रचार कैल करते हैं, हम लोग का हेल्प कैन करते हैं, अरे आप लोग का ही हेल्प कर रहे हैं बच्चों। ऑफलाइन में आप बोलेगा कि कितना फीस लेता है सर, नहीं लेंगे आप लोगों से फीस, अरे भाई है तुम लोग यार, हाँ ना, मिलो ना फिर बात करते हैं। चलो अच्छा कम बात करेंगे तो फिर बोलेगा कि आपसे नहीं पढ़ेंगे, आपका वीडियो फिर 2x में करके देखेंगे, हम लोग का टाइम का वैल्यू नहीं समझता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोलते क्या,
कहता है कि पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक है, कहता है ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, बताओ सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए इसका सेंसर हो जाएगा आपका पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना एकदम। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन देखिए, आप नहीं, आप कुछ नहीं बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि जो घूर्णी गतिज ऊर्जा होता है वो किसके बराबर होता है? तो आप याद कर लीजिएगा 1/2, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कहाँ है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। को दिक्कत है समझने में? तो 21 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप नहीं बात करेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन। चलो आप लोग को हम समझ रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है। कहता है क्या? कहता है यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज, यानी कि जो आपका कॉफिशिएंट है किसका? विस्कोसिटी का, यानी कि विस्कोसिटी के कॉफिशिएंट का यूनिट क्या होगा? यानी कि सैनता गुणनांक का जो है वो मात्रक कौन है इसमें से? क्या आपका पॉइज है या फिर डायन है, अर्ग है या फिर आपका हेनरी है? तो इसका आंसर होगा आपका पॉइज, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो पॉइज होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या होगा? सही। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 23 नंबर क्वेश्चन आराम से क्या बोलता है। कहता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल इन इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एट फ्लूइड, कहता है कि डायनेमिक्स बेसिस ऑन द लॉ ऑफ, कहने का मतलब जो आपका सिंपल सा समझिए कि जो आपका बर्नौली का नियम है ना, वो किसके बारे में बताता है ना? क्या कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताता है। हिंदी वाले समझिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के बारे में बताता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या आपका वो रेखीय ये क्या बोलते हैं उसको हम लोग घूर्णी एंगुलर संवेग के बारे में बताता है। एंगुलर संवेग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग, है ना। कोणीय संवेग के बारे में बताता है। या फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है ना। तो आपका जो 23 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है कौन? आपका बर्नौली प्रिंसिपल। बस यही आपको इतना समझना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताता है कौन? तो बर्नौली प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? हिंदी वाले समझ में आ गया ना? अब बोलेगा भैया हिंदी वाले को आप वैल्यू नहीं देते हैं, सबको वैल्यू देते हैं यार सब मेरे भाइयों। क्या बोलता है 24 नंबर का? देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बस 1-2 क्वेश्चन हमको लगता है छूट गया, तो आपको टेंशन नहीं लेना। क्या बोलता है? कहता है पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विच वेलोसिटी विथ वेलोसिटी यू, कहता है देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, कहने का मतलब कि एक कण है जो आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ, एक यहाँ पे वृत्त है जिसका त्रिज्या बोले तो कितना बाबू? आर है, त्रिज्या आर है, ठीक है। कहता है इसका जो वेग है वो कितना? भी है ना, यानी जो पार्टिकल का, यहाँ पे कोई पार्टिकल घूम रहा है तो इसका जो वृत्त पर घूम रहा है इसका रेडियस कितना? आर है, और इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है? इसका भी है। कितना है भाई? भी है। तो कहता है कण का अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, यानी कि इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ये पार्टिकल्स का, वो किसके बराबर होगा? तो इसका होगा v² के बराबर, v² के बराबर, है ना, v² के बराबर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4। हिंदी वाला समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। अब इजी क्वेश्चन है ना, तो हमको लगता है कि 3-4 से मिनट में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू दी शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइन एज, कहने का मतलब जो रेशियो होगा किसका? तो शेयरिंग स्ट्रेस का और शेयरिंग स्ट्रेन का, वो जो होगा वो क्या होगा? यानी कि अपरूपक प्रतिबल से अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25 नंबर का, वो हो जाएगा आपका शेयर मॉड्यूल्स के रूप में, यानी कि अपरूपण गुणांक के रूप में, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही। और ये भी क्वेश्चन 2 बार कम से कम पूछा गया 5 साल के अंदर। हम बता रहे हैं कि आप बच्चों, आपको हम जितना बोल दे रहे हैं ना बस उतना कर लीजिए, फिर देखेंगे कैसे नहीं आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, वो बोले थे ना कि आप नहीं बोलेंगे कुछ, चलो अच्छा नहीं बोलेंगे। बोलता है कि सरल आवर्त गति का गति समीकरण होता है, यानी कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है इसमें से क्या है? तो इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा आपका? d² x/dt² इक्वल टू -ω²x, यानी 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब याद कर लेना, ठीक है। कैसे आया आप समय उसमें लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। आपको अभी याद कर लेना क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, सिंपल है। सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही। कोई दिक्कत है समझने में? 27 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होगा, है ना, यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर होगा वो सबसे स्पीड
किस विधि द्वारा होगा, तो 28 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है आपका रेडिएशन, यानी कि जो विकिरण विधि होता है ना, इसमें से हीट का जो ट्रांसफर होता है वो सबसे स्पीड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कितना ये भी क्वेश्चन देखिए, हमको लगता है कि 2 बार तो हमको फिक्स पता है कि 100% पूछा गया, बाकी 3 बार भी हो सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कहता है कि दी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो किसका कॉन्सेप्ट देता है, तो टेम्परेचर का, यानी कि उष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम से जो है वो तापमान की संकल्पना प्रदान होती है। इसका आंसर क्या होगा, 4। समझ में आ गया ना, टेम्परेचर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए जो रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं फिजिक्स का उसको पता होगा, हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विलगित निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आता, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका रिमेन्स सेम, यानी कि पूर्ववत रहती है, यानी कि उसमें ना घटती है ना बढ़ती है, ठीक है, तो रिमेन्स सेम हो जाएगा ना। 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका तीसरा। कोई दिक्कत, बस अब 10 क्वेश्चन हमको लगता है 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों देखना है। कहता है कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि जो समतापीय प्रक्रम है उसमें क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आपको बता दें कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना उसमें से टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर ना बढ़ता है और ना ही मतलब नाइदर इंक्रीज और नोट डिक्रीज, यानी कि तापमान ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। कोई दिक्कत है समझने में, हिंदी वालों को समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखिए तापमान ना बढ़ता है और ना ही घटता है, तो तीसरा हमारा हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत किसमें, तो समतापीय प्रक्रम में, यानी कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है आइसोथर्मल प्रोसेस में। कोई दिक्कत है समझने में। हम इसका एक ट्रिक भी बताए थे कि आइसोथर्मल का पकड़िए क्या टी, और इसमें से डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0, यानी कि टेम्परेचर में चेंज ही नहीं होगा, यानी कि टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा, यही ना होता है इसका मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2 बार हमको लगता है पूछा गया। कहता है Cp डिवाइडेड बाय Cv फॉर अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि द्विपरमाणु गैस के लिए जो Cp और Cv का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा। तो 32 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है आपका 7/5, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है परफेक्ट गैस इक्वेशन इज, यानी कि आदर्श गैस समीकरण क्या है। तो आदर्श गैस समीकरण जो होता है PV = nRT होता है, लेकिन इसी चीज़ को कभी कभी क्या होता है ना कि PV = RT लिख देता है ना, तो ये भी सही होगा। तो आपको ये वाला या फिर ये वाला कहाँ नजर आ रहा है, तो हमको लगता है कि यहाँ पे PV = RT, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, यानी कि आदर्श गैस का समीकरण ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना। देखिए बच्चों बगल में गाना बजने लगा है ना, तो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि गाना जैसे सुनेगा हमारा वीडियो वैसे ही कॉपीराइट आ जाएगा ना। कोई बात नहीं है। देखिए बगल में शादी हो रहा है ना, आपको गाना सुनाई दे रहा है, हमको नहीं लगता आपको लोग सुनाई देता होगा क्योंकि दूर में बज रहा है, हमको सुनाई दे रहा है ना। क्या बोलता है देखिए, कहता है कि आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैसेस, कहने का मतलब किसी आदर्श गैस के जो समतापीय समीकरण होता है वो क्या हो जाएगा, तो उसका जो PV होता है ना, जो आपका P यानी प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है ना, इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट बोले तो इसका गुणनांक है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, इसको याद कर लेना, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं, ये 5-6 क्वेश्चन है, तुरंत देख लेना। क्या बोलता है, कहता है एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, यानी कि प्रति अणु स्वतंत्रता की प्रत्येक कोटि से जो संबंधित ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होगा, तो इसको याद कर लेना। ये होता है आपका 35 का सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है 35 का, वो हो जाने वाला आपका ½ kB × T है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। इसको देख लेना थोड़ा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि द टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, कहने का मतलब क्या है, वह ताप जिसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो गणितीय मान होगा वो समान होगा, है ना। यानी कि हम लोग कितना डिग्री तापमान जो हम लोग लेंगे, जो हमारा उसका जो डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तब, और हमारा फ़ारेनहाइट निकालेंगे तब, वैल्यू हमारा इक्वल होगा, तो होता है -40 डिग्री, ठीक है। कितना होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर होता है ना उस पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का स्केल जो होता है वो सेम वैल्यू देता है ना, तो ये रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपका ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहता है मेयर फार्मूला। मेयर्स फार्मूला क्या है, ये भी हमको लगता है 3 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें से जो आपका मेयर फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CP - CV/R। हिंदी वाले इंग्लिश वाले बहुत ईजी, बस इसको देख लेना। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, कहता है कि आप प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ, यानी कि किसी भी प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल, यानी कि कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय कहा जाता है कब, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है। तो 38 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है कि उसमें होता है कि बोथ द सिस्टम एज वेल एज द सराउंडिंग रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। कहने का मतलब क्या होता है ना कि सिस्टम और जो उसका सराउंडिंग होता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, यानी कि किसी निकाय के साथ साथ जो परिवेश दोनों ही अपने आरंभिक अवस्था में वापस आ जाते हैं। यानी कि कहीं रिएक्शन इधर से इधर जा रहा है तो फिर ये रिएक्शन इधर से इधर आ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिवर्सिबल। तो वही बोल रहा है
कि कोई कहीं यहाँ पे निकाय है वो दोनों अवस्था में क्या होता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में फिर वापस लौट जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ चला था तो फिर यहाँ से वो अपने अवस्था में वापस आ गया है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, याद रखना इसको, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे। कहता है कि चार्ल्स लॉज यानी कि चार्ल्स का इसमें से नियम क्या हो जाएगा, तो 39 का सेंस आप लोगों का हो जाने वाला है V/T जो होता है वो कांस्टेंट, यानी V/T क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है? लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज यानी कि तापीय चालकता का ऐसा मात्रक है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा, इसको याद कर लेना है आपको डायरेक्ट। क्या होता है इसका? जूल पर सेकेंड पर मीटर केल्विन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वैसे आपको बता दें कि 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आया था, लेकिन हम 10 आलतू फालतू ऑब्जेक्टिव को हटा दिए। आपको बस जितना 40 बताएं आपको उतने तैयारी करना है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना। बच्चों आज के लिए इतना ही, चलते हैं, ठीक है। जा रहे हैं बारात, है ना। आप लोग चलिएगा क्या? चलिए, जिसको जिसको जाना है कमेंट में बोलिए कि भैया हमको भी ले जाइए, है ना। चलिए।